हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम ईवीएस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर्यावरण के बारे में हमें पढ़ना है और हम देखेंगे कि यहाँ से सभी जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अधिकतर प्रश्न यहाँ से इस चैप्टर से कवर होंगे और ये एनसीईआरटी का चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं अभी। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये है हमारा पर्यावरण। तो हम देखेंगे यहाँ हमें सबसे पहले पर्यावरण शब्द से परिचय कराया गया है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। जो भी हमारे आसपास घिरा हुआ वातावरण है वह क्या है, पर्यावरण है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले जो हेडिंग है पारितंत्र, इसके संघटक क्या हैं। पारितंत्र किसे कहते हैं? जो भी पारितंत्र होता है कि मतलब जैविक और अजैविक घटकों से मिल करके जो बनता है, जैविक और अजैविक घटकों से मिल करके बनता है पारितंत्र। जो पर्यावरण है वह एक बृहद रूप है। पर्यावरण जब हम कहते हैं तो उसमें सब कुछ आ जाता है, और जब हम पारितंत्र की बात करते हैं तो हम अलग अलग पारितंत्र के बारे में पढ़ते हैं और ये सभी मिल करके क्या पूरा पर्यावरण बनाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पारितंत्र में क्या होता है कि सभी जीव जो हैं, पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, मानव और भौतिक कारक, ये सभी क्या करते हैं, आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं और जो पर्यावरण है, प्रकृति है, उसमें संतुलन बनाए रखते हैं। जो ये प्रकृति है अगर उसका संतुलन बिगड़ जाए तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, और तो प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं ये सभी, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, अन्योन्य क्रिया करते हैं, ये पारितंत्र कहलाता है। तो इस पारितंत्र में क्या क्या होता है, अजैविक कारक भी होता है और जैविक कारक भी होता है। सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। यहाँ पर जैविक और अजैविक कारक ये सभी मिलकर के पारितंत्र बनाते हैं। अब पारितंत्र में यहाँ पर हम देखेंगे लिखा हुआ है जैविक घटक और अजैविक घटक, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, पारितंत्र बनाते हैं। भौतिक कारक क्या हो जाएंगे, जो अजैविक घटक में आएंगे, और जैविक घटक में जो सजीव चीज़ें हैं वो जैविक में आएंगी, और जितने भी भौतिक कारक हैं वो अजैविक घटक में आएंगे। यहाँ पर भौतिक कारक हम देखेंगे क्या क्या होता है, ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज, ये सभी क्या है, अजैविक घटक हैं। अजैविक घटक में ये भौतिक कारक के रूप में है, मतलब ये डायरेक्ट हम देखते हैं कि ये डायरेक्ट नहीं इम्पैक्ट डालते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं, लेकिन जो भी पर्यावरण है, हमारा पारितंत्र है, उसमें जीव तो क्रिया करते ही हैं, साथ साथ में जीवों की क्रिया करने के साथ साथ वर्षा भी उन पर प्रभाव डालता है, ताप भी, वायु भी प्रभाव डालता है, मृदा और खनिज, ये सभी क्या हैं, ये अजैविक घटक हैं। तो यहाँ पर हमने देखा पारितंत्र किन किन चीज़ों से मिलके बना है, जैविक और अजैविक घटक। अजैविक घटक में भौतिक कारक हैं और ये भौतिक कारक क्या हैं, ये सभी हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है कि ये भौतिक कारक क्या होते हैं, तो ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज, ये सभी जो हैं भौतिक कारक हैं जो अजैविक घटक में आते हैं। अब हम देखेंगे ये जो पारितंत्र है, यहाँ हमने देखा पारितंत्र किसको कहते हैं और ये किससे मिलके बना होता है। आगे हम देखेंगे कि पारितंत्र कितने प्रकार का होता है। तो पारितंत्र यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पारितंत्र, सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। जो पारितंत्र है वो दो तरह का होता है, एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम। जो प्राकृतिक पारितंत्र होता है उसके बारे में हम देखेंगे और कृत्रिम पारितंत्र में हम इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगले पैराग्राफ में, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हम बगीचे में जाएं तो वहाँ पर घास, वृक्ष, गुलाब, सूर्यमुखी जैसे फूल, ये सभी हमें दिखाई देंगे और जीव भी दिखाई देंगे। ये सभी क्या हैं, सजीव हैं, और ये आपस में क्या कर रहे हैं, अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं, इनका आपस में संबंध है, और इनकी वृद्धि, जनन और क्रियाकलाप ये सभी पारितंत्र के अजैव घटकों द्वारा प्रभावित हो रहे हैं। ये सभी सजीव हैं, लेकिन इनका जो वृद्धि हो रहा है, इनमें जो जनन हो रहा है और अन्य क्रियाकलाप हैं, ये वर्षा, ताप और वायु, मृदा, इन सभी चीज़ों पर आधारित है। अगर खनिज ना मिले पौधों को तो वो विकास नहीं करेंगे, सही से तापमान ना रहे, बारिश ना हो तो उनका विकास नहीं होगा। तो इस तरह से अजैविक घटक प्रभावित करते हैं। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि पारितंत्र क्या है, यहाँ अतः एक पारितंत्र
जो बगीचा है वह एक पारितंत्र का उदाहरण। अब यहाँ पर आपको समझाया गया है कि जो पारितंत्र का उदाहरण है बगीचा, वो कैसे एक पारितंत्र कहलाया, बगीचा कैसे एक पारितंत्र हुआ, क्योंकि वहाँ पर हम देख रहे हैं बगीचे में घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूर्यमुखी, इन सब के पौधे हैं, मेढक, कीट, पक्षी, ये सब हैं, और ये सभी सजीव जैविक घटक हो गए, और अजैविक घटक भी इनको प्रभावित कर रहे हैं वृद्धि में, जनन में, वायु, मृदा। तो यहाँ पर एक छोटा रूप है जो बगीचा है, वो बहुत बड़ा हम वैश्विक स्तर पे नहीं देख रहे हैं हम। बगीचा एक छोटा ही एरिया है, लेकिन इस छोटे एरिया में क्या हो रहा है, जैविक घटक भी काम कर रहे हैं और अजैविक घटक भी, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ क्रिया कर रहे हैं। तो कोई भी वह क्षेत्र, वह एरिया जहाँ पर अजैविक और जैविक घटक आपस में अन्योन्य क्रिया कर रहे हों और प्रभावित कर रहे हैं एक दूसरे को, वो क्या कहलाएगा, एक पारितंत्र कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो बगीचे का उदाहरण दिया है। अब हम देखेंगे जो वन है, जंगल है, वह भी एक पारितंत्र का निर्माण करेगा। या फिर हम कहेंगे तालाब क्या है, तालाब भी एक पारितंत्र का निर्माण, क्यों, क्योंकि तालाब में भी उत्पादक है, वहाँ पर भी जैविक घटक है, मछलियाँ हैं, और वहाँ पर भी अजैविक घटक एक दूसरे पर प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सभी क्या है, पारितंत्र का उदाहरण है। जैसे यहाँ पर बगीचा एक पारितंत्र का उदाहरण देकर समझाया गया। देखिए यहाँ पे लिखा है वन भी क्या है, पारितंत्र है, तालाब क्या है, एक पारितंत्र है, झील भी एक पारितंत्र है। ये सब पारितंत्र के अन्य प्रकार हैं। तो जो पारितंत्र है ये अलग अलग प्रकार का होता है, यहाँ पर दिखाया गया है। ये सभी पर्यावरण में आएंगे, लेकिन ये पारितंत्र अलग अलग हैं ये। और हम ये भी देखें कि इनको पारितंत्र क्यों कह रहे हैं। इसमें एक अकेला जीव नहीं है जो पारितंत्र बना रहा है, इसमें जैविक और अजैविक घटक दोनों एक दूसरे के साथ क्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो अलग अलग प्रकार हैं पारितंत्र के, ये या तो प्राकृतिक होंगे या फिर कृत्रिम हो सकते हैं। तो प्राकृतिक कौन होंगे, जो प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं, वो प्राकृतिक पारितंत्र हैं, और जो कृत्रिम पारितंत्र हैं वो मानव के द्वारा निर्मित किए गए हैं, मतलब कि उनमें मानव का हस्तक्षेप है। तो यहाँ पर हम देखेंगे वन, तालाब और झील, ये सभी क्या हैं, प्राकृतिक पारितंत्र हैं। जो वन, तालाब और झील हैं वो सभी प्राकृतिक पारितंत्र हैं। देखिए यहाँ पर जो वन है, तालाब है और जो झील है, ये सभी किसके उदाहरण हैं, प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण हैं। और जो बगीचा और खेत है ये कृत्रिम पारितंत्र है। कृत्रिम पारितंत्र कैसे हुआ, जो खेत है उसमें मानव क्या करता है, फसल उगाता है, वो जिस प्रकार का फसल उगाना चाहता है उसके बीज बोता है। तो वहाँ से जो हस्तक्षेप है मानव का हुआ कि उसने अपने इच्छा अनुसार जो है फसल लगाया, और बगीचे में भी वो अपने हिसाब से पेड़ लगाता है। तो ये सभी मानव के हस्तक्षेप के द्वारा हुआ। और यहाँ पर हम देखेंगे बगीचा हो या खेत हो, उसमें जो जीव हैं छोटे छोटे वो भी होंगे, मेढक होगा, छोटे पक्षी भी आएंगे, सभी उसमें जो जैविक क्रियाएं वो भी हैं, और उसमें अजैविक घटक भी प्रभावित कर रहे। तो ये एक पारितंत्र तो है ही, लेकिन ये कैसा पारितंत्र है, ये कृत्रिम पारितंत्र है। और ये प्राकृतिक इसलिए है क्योंकि ये प्रकृति द्वारा निर्मित है, इसमें मानव नहीं बनाया, वन को मानव नहीं बनाया, लेकिन झील है, ये सभी प्रकृति द्वारा निर्मित। तो यहाँ पर हमने देखा प्राकृतिक और कृत्रिम पारितंत्र। यहाँ से हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आगे देखेंगे कि पारितंत्र में और जो घटक होते हैं उनको अलग अलग तरह से कैसे बताया गया है। इसमें अगले पैराग्राफ में हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा है कि जो पारितंत्र है इसमें इसकी शुरुआत जब होगी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से भोजन का निर्माण होगा। भोजन का निर्माण हुआ तो जो भोजन बना रहा है वो स्वपोषी कहलाया। जो स्वयं अपना भोजन बनाया वो कौन है, वो स्वपोषी बनाया अपना भोजन। जैसे पौधे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, स्वयं अपना भोजन बना रहे हैं पौधे, ये स्वयं भोजन बना रहे हैं तो ये स्वपोषी हैं। लेकिन जो अपनी ऊर्जा के लिए दूसरे पर आश्रित हैं वो विषमपोषी हैं, मतलब कि एक तो हो गए ऑटोट्रॉप्स और एक हो गए हेट्रोट्रॉप्स। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी हैं, उन्हें भोजन के लिए किसी और जीव पर आधारित होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हम इसमें देखेंगे कि वो उत्पादक कहलाते हैं। यहाँ हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे कि
कौन से जीव सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा एवं मंड का निर्माण कर सकते हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन से जीव हैं, जो पौधे हैं वो अपना निर्माण करते हैं भोजन का, और साथ ही में जो नील हरित शैवाल होता है, यहाँ पर दो चीज़ बताया गया, पौधों को और नील हरित शैवाल को। जो पौधे और नील हरित शैवाल हैं ये सभी अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे कि ये उत्पादक कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता है और इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता है और ये अपना भोजन बना रहे हैं। तो इस पारितंत्र में ये क्या कहलाए? ये उत्पादक कहलाए। यहाँ पर हमने देखा उत्पादक हो गए, और अब हम इसके आगे देखेंगे उपभोक्ता। उपभोक्ता किसे कहेंगे? जो उत्पादक द्वारा जो बनाया गया भोजन है उसके ऊपर वो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर है। किस पर निर्भर है? ये जीव जो उपभोक्ता होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे जीव होते हैं जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा जो पारितंत्र था उसमें क्या है कि सबसे पहले क्या है? उत्पादक है। उत्पादक हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, और जो अपने भोजन के लिए, ऊर्जा के लिए, अपने शरीर की क्रियाओं के लिए इन उत्पादकों पर निर्भर हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं। तो ये उपभोक्ता जो हैं, या तो ये डायरेक्टली उत्पादक पर निर्भर हो जाएं, मतलब ये डायरेक्ट उत्पादक जो हैं पौधे उन्हें खाएं, या फिर वो इनडायरेक्टली, तो या तो प्रत्यक्ष रूप से ये निर्भर रहें या फिर ये परोक्ष रूप से। परोक्ष का मतलब है कि ये सीधे सीधे ये इस उत्पादक पौधे को नहीं खा रहे हैं। जैसे जो बकरी है, गाय है, वो क्या है? वो प्रत्यक्ष, वो भी एक उपभोक्ता है। क्यों? क्योंकि वो अपना भोजन नहीं बना रहा है, वो उत्पादक पर निर्भर है, लेकिन वो डायरेक्ट क्या कर रहा है? वो पौधे को खा रहा है, घास को खा रहा है, तो वो क्या है? प्रत्यक्ष रूप से आश्रित हो गया। लेकिन हम देखेंगे जो सांप है वो क्या करता है? वो मेढक को खाता है, और मेढक जो है वो उत्पादक पर निर्भर होता है। या फिर हम कहें कि बकरी है, बकरी क्या करती है? बकरी घास खाएगी, बकरी घास खाएगी, ये प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर है। लेकिन जो शेर है, अगर शेर बकरी को खा रहा है तो वो वहाँ उत्पादक पर तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है। वो क्या है? वो शेर बकरी को खा रहा है, और बकरी क्या है? घास को खा रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो शेर है वो प्रत्यक्ष रूप से इस पर परोक्ष रूप से निर्भर है। परोक्ष का मतलब हुआ कि सीधे सीधे नहीं, बल्कि वो किसी और तरीके से किसी पर निर्भर है। तो यहाँ पर हमने देखा उत्पादक हो गए पारितंत्र में, और उपभोक्ता हो गए। अब हम आगे देखेंगे कि इन्हें अलग अलग तरह से कैसे वर्गीकृत किया गया है पारितंत्र में, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ हमने देखा उत्पादक किसे कहते हैं, और फिर इस पारितंत्र में उपभोक्ता कौन होते हैं। उत्पादक और उपभोक्ता का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर देखा। जो उपभोक्ता हैं वो क्या हैं? उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी और परजीवी में बांटा गया है। यहाँ पर उपभोक्ता जो है हमने डिस्कस किया प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। तो जो प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होंगे, जो प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होंगे किस पर? उपभोक्ता पर, वो शाकाहारी कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? वो शाकाहारी हो गए। और जो परोक्ष रूप से निर्भर होंगे, परोक्ष रूप से वो कौन हो जाएंगे? वो मांसाहारी हो जाएंगे। सर्वाहारी कौन होते हैं? सर्वाहारी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से भी निर्भर होते हैं और परोक्ष रूप से भी निर्भर होते हैं। मतलब वो पौधों को भी खा सकते हैं, वो किसी जीव को भी खा सकते हैं। और परजीवी, पैरासाइट्स जो होते हैं, ये भी परोक्ष रूप से ही निर्भर रहते हैं या फिर प्रत्यक्ष रूप से। तो यहाँ पर हमने देखा उपभोक्ता को 4 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि कुछ ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं जो मरे हुए जैविक पदार्थों का, मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। कुछ जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव, ये
क्या करते हैं, ये मृत जीव, जैसे मान लिया कि कोई जानवर है वो मर गया, तो उसका वो अपघटन करेंगे। उसमें क्या करेंगे, वो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। जो उनका शरीर है वो कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, तो उनके शरीर में जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं उनको क्या करते हैं, वो उसका अपघटन करते हैं और उसको वो छोटे छोटे सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। ये क्या काम करते हैं, अपमार्जक हैं। सूक्ष्म जीव क्या है, अपमार्जक हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि उत्पादक थे, उपभोक्ता थे। उपभोक्ता में शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी थे, और यहाँ पर एक अपमार्जक का भी काम कर रहे थे, क्या, सूक्ष्म जीव। यहाँ पर आगे दिखाया गया कि इन अपमार्जकों के ना होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि अपमार्जक ना रहेंगे तो मृत जीव जो अवशेष हैं उनका वो अपघटन नहीं कर पाएंगे। तो अपघटन जब करते हैं तो जो खनिज है वो मृदा में फिर से मिल जाता है, उनके जो प्राकृतिक तत्व हैं वो फिर से मृदा में मिल जाते हैं, तो इससे पुनः पूर्ति होती रहती है। अगर अपमार्जक ही नहीं रहेंगे तो मृत जीवों का, मृत अवशेषों का अपघटन नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, मृदा की जो प्राकृतिक पुनः पूर्ति है, जो खनिज हैं और अकार्बनिक पदार्थ हैं जो मिट्टी में पहले से बने हुए हैं, उनका पुनः पूर्ति नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे आहार श्रृंखला और आहार जाल। इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने पारितंत्र के बारे में समझा, पारितंत्र क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसमें क्या क्या घटक होते हैं। अब हम देखेंगे आहार श्रृंखला और आहार जाल। आहार श्रृंखला क्या होता है दोस्तों, आहार श्रृंखला जो है वो यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। वन में, घास के मैदान में और तालाब में। हमने अभी ऊपर विभिन्न प्रकार के पारितंत्र के बारे में पढ़ा था। तो विभिन्न प्रकार के पारितंत्र में वन भी था एक प्रकार का पारितंत्र, घास भी एक प्रकार, घास के मैदान का जो पारितंत्र था उसको भी देखा था, और तालाब का पारितंत्र। यहाँ पर जलीय पारितंत्र जब पूछा जाएगा तो वह जलीय पारितंत्र में तालाब आएगा, झील आएगा, और जब मैदानी पारितंत्र पूछा जाएगा तो उसमें वन आ जाएगा, घास का मैदान आ जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे, इसमें अभी हमने ऊपर देखा कि पारितंत्र में क्या होता है, उत्पादक जो हैं वो भोजन का निर्माण करते हैं अपने लिए। यहाँ पर इन्होंने अपने लिए भोजन का निर्माण किया और फिर इस उत्पादक पर यह उपभोक्ता निर्भर था। तो इस पर जब यह उपभोक्ता निर्भर था तो उसने इस पौधे को, इस उत्पादक ग्रहण किया, और फिर उसके बाद से जो मांसाहारी है उसने इस उपभोक्ता को खाया, जिससे उसकी ऊर्जा की पूर्ति पूरी हो सकी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आहार श्रृंखला कैसे बनता है। आहार श्रृंखला बनता है, आहार श्रृंखला कब बनता है, जब ये अलग अलग जीव जो हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यहाँ हम देखेंगे विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। जो इसका एक लेवल होता है वो क्या होता है, इसको हम पोषी स्तर कहते हैं। पोषी स्तर यहाँ पर है, ये सबसे पहले ये क्या है, ये प्रथम पोषी स्तर है, ये द्वितीय पोषी स्तर है, ये तृतीय है, और ये क्या है, ये चतुर्थ पोषी स्तर है। तो ये अलग अलग पोषी स्तर का निर्माण होता है। जब आहार श्रृंखला को हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सभी जीव निर्भर हैं एक दूसरे पर। स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर के हैं। जो स्वपोषी होते हैं, उत्पादक मतलब ये अपना भोजन खुद बना रहे हैं, तो ये किसी और पर डिपेंड नहीं है, ये सबसे पहले प्रथम पोषी स्तर पर रखे गए हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि उत्पादक जो है वो उन्हें किस पोषी स्तर पर रखा गया, तो जो उत्पादक है वो प्रथम पोषी स्तर पर होते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषी अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं, और वो जो है भोजन बना रहे हैं वो इन उपभोक्ताओं के लिए वह भोजन जो है उपलब्ध करा रहे हैं। फिर शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर पर आते हैं। जो शाकाहारी हैं वो क्या करेंगे, वो उत्पादक को खाएंगे, तो वो उत्पादक को खाएंगे, वो शाकाहारी हैं, वो किसी जीव पर निर्भर नहीं है।
तो उन्हें हम द्वितीय पोषी स्तर में रखेंगे। यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि जो द्वितीय पोषी स्तर है उसमें प्राथमिक उपभोक्ता आएंगे, मतलब कि सबसे पहले लेवल के जो उपभोक्ता हैं वो दूसरे सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में आएंगे, दूसरे पोषी स्तर पर आएंगे। फिर आगे हम देखेंगे छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर पर आते हैं। इसमें क्या आएंगे, छोटे मांसाहारी आएंगे, जो किसको खाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता को खाएंगे। ये तीसरे पोषी स्तर पर हैं और ये द्वितीय उपभोक्ता हैं। फिर हम देखेंगे जो बड़े मांसाहारी हैं या फिर तृतीय उपभोक्ता हैं, ये चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। जो तृतीय उपभोक्ता हैं ये चौथे ट्रॉफिक लेवल का, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल का निर्माण कर रहे हैं, चौथे पोषी स्तर का। तो यहाँ पर हमने देखा कि खाद्य श्रृंखला में सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं और वो अलग अलग पोषी स्तर का निर्माण कर रहे हैं, और कैसे पोषी स्तर का निर्माण कर रहे हैं हमने यहाँ पर देखा। इस पैराग्राफ में हम देखेंगे कि ये सभी जो जीव हैं ये एक दूसरे पर निर्भर हैं और इनमें क्या हो रहा है, विभिन्न घटकों की परस्पर अन्योन्य क्रिया में एक घटक से दूसरे में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब ये नीचे वाले पोषी स्तर पे के जीव को खा रहे हैं तो उनके अंदर क्या हो रहा है, ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। क्या हम ये जानते हैं, इसमें आगे जो भी लिखा हुआ है कि क्या है कि उत्पादक जो हैं वो सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और सौर ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। यहाँ पर सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदला जा रहा है और फिर उसके बाद से ये स्वपोषी से विषम पोषी में और अब घटकों में ये ऊर्जा प्रवाहित होते जाता है इसी खाद्य श्रृंखला में, ऐसे अलग अलग लेवल पर। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो खाद्य श्रृंखला से संबंधित हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं ये फैक्ट्स। यहाँ पर हम देखेंगे एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जो स्थलीय पारितंत्र है उसमें क्या है, जो हरे पौधे हैं वो सौर ऊर्जा का केवल और केवल 1% ही यूज करते हैं। मतलब जितना भी पूरा सौर ऊर्जा आता है उनके पास, उसका वो केवल 1% ही यूज करते हैं। अगला क्या है कि जो ये अलग अलग पोषी स्तर है, जब इसमें प्रवाहित होता है ऊर्जा तो ये केवल 10% ही ऊर्जा, जो 10% ही जो भोजन की मात्रा है वो जैव मात्रा में बदल पाता है। तो ये दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पर हम देखेंगे, पहले हमने देखा 1% जो है यूज होता है, अब 10% जैव मात्रा में बदल पाता है। मतलब यहाँ प्राथमिक उपभोक्ता जो हैं ये जितना भी जैव घटक उत्पादक से ग्रहण करेंगे, मान लिया ये 100 लिए, तो ये जब नेक्स्ट लेवल पर जाएगा ये ऊर्जा, ये जैव मात्रा जाएगा तो यहाँ पर केवल 10% जाता है, 10% इसका। फिर ये जब नेक्स्ट पोषी स्तर पर जाएगा, उसके ऊपर वाले पोषी स्तर पर, तो यहाँ पर इस 10% का भी 10%, मतलब यहाँ पर ये केवल 1 यूनिट जाएगा। तो इस तरह से हम इस पॉइंट को समझे। नेक्स्ट हम देखेंगे, यह भी इसी से ही संबंधित है कि औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। इसे हमने अभी को समझा। अब हम देखेंगे कि इस पॉइंट में लिखा गया है कि जो उपभोक्ता है वो अगले स्तर के लिए जो ऊर्जा है वो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध करा पा रहा है, क्योंकि हर लेवल पर कुछ ना कुछ ऊर्जा का ह्रास होते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है, अलग अलग विभिन्न क्रियाओं में ख़त्म हो रहा है ये ऊर्जा। ये प्राथमिक उपभोक्ता ये कुछ पाचन करेगा या फिर वृद्धि करेगा, जनन करेगा, तो इसमें उसकी ऊर्जा ख़त्म हो जा रही है। तो 10% ही ऊर्जा अगले पोषी स्तर पर जा रही है। तो इस तरह से जब ये पोषी स्तर पर बढ़ती जाती है ये ऊर्जा, जैसे जैसे पोषी स्तर बढ़ते जाता है ऊपर की तरफ, जब पोषी स्तर बढ़ता जाएगा तो जो ऊर्जा है वो कम मात्रा में, यहाँ पर कम मात्रा में, यहाँ 100 यूनिट है, फिर 10 यूनिट है, फिर 1 यूनिट है, तो ऊर्जा की मात्रा कम होती जा रही है और जो पोषी स्तर है वो बढ़ते जा रहा है। तो इतना ज़्यादा रेट से ये कम होता रहता है कि जो खाद्य श्रृंखला में, जो आहार श्रृंखला है, उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 या 4 ही चरण हो ही पाता है। मतलब अगर कोई पूछे कि खाद्य श्रृंखला में कितने पोषी स्तर हो सकते हैं, तो 3 या 4 ही पोषी स्तर का निर्माण हो ही सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऊर्जा का ह्रास बहुत ज़्यादा हो रहा है, केवल 10% ही ऊर्जा पास हो रही है अगले लेवल पर। तो यहाँ पर हमने देखा कि सामान्यतः 3 या 4 चरण ही हो पाता है पोषी स्तर का।
फिर हम देखेंगे कि अगले पॉइंट में यहाँ पर लिखा है कि निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है। अब यहाँ से क्या है, प्रश्न है कि जैसे ये पूछा जाएगा कि किस पोषी स्तर पर जो संख्या है वो ज़्यादा होगी, जो चौथा पोषी स्तर है उसके जीवों की संख्या ज़्यादा होगी, या जो सबसे निचला उत्पादक है उस पे ज़्यादा होगा। तो जो भी उत्पादक होगा उस पोषी स्तर पर उत्पादकों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का तो ह्रास होते जा रहा है, यहाँ पर कम जीवों को ऊर्जा मिलेगी, यहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण करना है, तो उत्पादक स्तर पर संख्या सबसे अधिक होती है। और जैसे जैसे पोषी स्तर बढ़ता जाएगा उनकी संख्या घटती जाएगी। अगला बिंदु है कि विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई और जटिलता में अंतर होता है। यहाँ से हमें आहार जाल का कॉन्सेप्ट पता चलेगा। अभी तक हम आहार श्रृंखला के बारे में पढ़ रहे थे, ऊपर हमने आहार श्रृंखला पढ़ा था, और अब हम देखेंगे आहार जाल के बारे में। यहाँ पर आहार जाल का कॉन्सेप्ट आ रहा है। आहार जाल से हम क्या समझेंगे, पहले देखिए, जब एक जीव है वो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निचले पोषी स्तर वाले जीवों पर निर्भर है, जैसे चूहा है या खरगोश है, ये क्या है, ये पौधों पर निर्भर है, अनाज पर निर्भर है। तो क्या हो रहा है कि जो इसके ऊपर जब एनर्जी कम होते जाएगा, ऊर्जा का प्रवाह कम होते जाएगा, तो वो केवल एक ही जीव पर नहीं निर्भर रहेंगे, वो एक से ज़्यादा जीवों पर निर्भर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि जो यहाँ ये सांप है, ये ऊर्जा के लिए किसको किसको खा रहा है, यहाँ पर ये मेढक को खा रहा है, यहाँ चिड़िया को खा रहा है, चूहा को खा रहा है। तो इसको ये कहाँ से ऊर्जा मिल रही है, ये अलग अलग जीवों से। तो ये एक सीधा लेवल ना हो करके, मतलब पौधे को चूहा खाएगा, चूहे को सांप खाएगा, ये एक सीधा स्वरूप ना हो करके ये एक जाल की तरह हो जाता है कि मतलब एक जीव जो है वो ऊर्जा के लिए कई जीवों पर निर्भर है। ऐसे हम देखेंगे चूहा है वह इस पे भी निर्भर है और ये इस पौधे पर भी निर्भर है, कई अनाज को खाता है। तो यहाँ से आहार जाल का कॉन्सेप्ट आया, मतलब शाखान्वित श्रृंखला हो जा रहा है। सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित हो जा रहा है, कई शाखाओं में बट जा रहे हैं। तो जब ये आहार श्रृंखला जो है वो जब शाखा के रूप में बटते जाएगा, शाखान्वित होते जाएगा, तो वो आहार जाल बना लेगा। मतलब आहार जाल एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और एक आहार जाल में कई आहार श्रृंखला सम्मिलित है। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि अनेक आहार श्रृंखलाओं से बना आहार जाल। यहाँ पर ये कई आहार श्रृंखला बने हुए हैं और इन आहार श्रृंखलाओं को हम एक साथ मिला देंगे, ये आहार जाल बन जा रहा है। क्यों एक साथ मिला रहे हैं? क्योंकि एक जीव कई जीवों पर निर्भर है। तो यहाँ हमने देखा आहार जाल और आहार श्रृंखला के बारे में। अब अगला कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि जो आहार श्रृंखला है या आहार जाल है उसमें जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। हमने ऊपर के नियम में देखा था कि केवल 10% ही ऊर्जा जो है वो ऊपर के स्तर पर प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, बस शॉर्ट में उसको देख लेंगे कि क्या है इसमें दो बातें स्पष्ट हो रही हैं। ऊर्जा प्रवाह का चित्र हम देखेंगे, ये ऊर्जा प्रवाह का चित्र है। तो ऊर्जा प्रवाह का चित्र है, यहाँ हम दो बातें देखेंगे। पहली बात क्या है कि जो ऊर्जा का प्रवाह है वो एक दिशिक है। एक दिशिक का मतलब एक ही दिशा में जा रहा है, यूनिडायरेक्शनल है। जो ऊर्जा का प्रवाह है वो यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक ही दिशा में जा रहा है। ये ऊर्जा सूर्य का प्रकाश है, यहाँ से उत्पादक में ये गया, उत्पादक ने क्या किया, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला। अब यहाँ से ये उत्पादक से शाकाहारी में जाएगा ये ऊर्जा, फिर उसके बाद से ये मांसाहारी में जाएगा, फिर शीर्ष मांस। लेकिन हम यहाँ यह नहीं कह सकते कि ये जो है शाकाहारी से वापस उत्पादक में आ सकता है, ये गलत होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है केवल एक ही दिशा में हो रहा है, यह अपोजिट डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। ये ऊर्जा का प्रवाह अगर ये दोनों दिशा में होता तो हम इसको कहते बाई डायरेक्शनल, दोनों दिशाओं में हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये ऊर्जा का प्रवाह केवल और केवल एक दिशिक है, मतलब केवल एक दिशा में हो रहा है। ये हमने एक बात देखा यहाँ पर। अब हम आगे देखेंगे दूसरा क्या है। पहला कॉन्सेप्ट हमने समझा जो इसमें लिखा हुआ है, दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जो हमें इस ऊर्जा
प्रवाह आरेख को देख करके पता चल रहा है कि प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर ह्रास हो रहा है। देखिए यहाँ पर जितनी ऊर्जा की मात्रा है इससे कम हो गया, ये ऊर्जा का मात्रा यहाँ पर कम होते गया, ये ऊर्जा की मात्रा जो है ये कम होती जा रही। हमने अभी पढ़ा था कि सूर्य के प्रकाश का केवल और केवल 1% ही यूज होता है उत्पादकों में, फिर उसके बाद से ये शाकाहारी में जाता है ये ऊर्जा, फिर शाकाहारी से जब ऊपर जाता है तो ये 10% उसका रह जाता है, फिर ये ऊपर जाएगा तो 10% ही पहुँचेगा केवल। तो इस तरह से ये उत्तरोत्तर ह्रास होते जा रहा है, कमी होते जा रहा है। तो यहाँ से हमने ऊर्जा के प्रवाह चित्र को देखा और इससे दोनों कॉन्सेप्ट को समझा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये इन्वायरमेंट स्टडीज़ का पूरा सेक्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है वो हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें इस इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस